हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं यूपीपीसीएस का सिलेबस। क्या देखने वाले हैं दोस्तों? यूपीपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीलिम्स के सिलेबस को हम पूरी तरीक़ा से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों डिटेल में सिलेबस को हिंदी में देखने वाले हैं हम। और इस सिलेबस के आधार पर हम जो रणनीति आगे की होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। और हमारा टारगेट 2025 के स्टूडेंट को कवर करना है, यानी जो आगे की जो एग्ज़ाम होने वाली है पीसीएस की, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए हम वीडियोस को ला रहे हैं। और ये प्रीलिम्स के लिए सिलेबस डिस्कशन है। प्रीलिम्स के हर एक पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैं इसमें अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ और आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को और देख लेते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्या सिलेबस रहता है। आगे हम दोस्तों मेंस का सिलेबस भी देखेंगे। मेंस का सिलेबस चूँकि बड़ा होता है इसलिए हम उसको पेपर वाइज देखेंगे। और क्योंकि अगर एक वीडियो में अगर सिलेबस मेंस का पूरा कवर करना चाहेंगे तो उसमें अच्छे से हम समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पर हमें डिस्कस करना होगा। अगर ऐसे ही बता देंगे कि इसमें ये पूछते हैं, पॉलिटी हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, ये ज्योग्राफी, तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब हम डिटेल में जाके उसको देखेंगे तब हमारा समझ और विकसित होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस को। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, यानी कि पहला जीएस का होता है, दूसरा सीसेट का। एक ही दिन पर दोनों पेपर होंगे, यानी कि एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, उसी को प्रीलिम्स बोला जाता है। और आपकी जो मेंस के लिए मेरिट बनेगी, यानी कि मेंस में आप बैठेंगे तो जीएस यानी कि पेपर 1 के मार्क्स के आधार पर आप मेंस में बैठेंगे। और सीसेट होता है क्वालिफाइंग, जिसमें 33% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों पूरा सिलेबस। जीएस 1 भी देखेंगे, यानी कि प्रश्न पत्र जो पहला होता है, जीएस का पेपर होता है, उसको भी देखने वाले हैं। और मेंस और जो सीसेट का पेपर है उसके सिलेबस को भी हम देखने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, इतना तो आपको नॉलेज में होगा कि एग्ज़ाम क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम के पैटर्न पर भी हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, उसको भी आप समझ लेना। तो फिलहाल हम सबसे पहले देखते हैं जीएस का। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट का। तो हम सबसे पहले जीएस को देखने वाले हैं। हम सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर्स में। और जीएस के आधार पर आपको मेंस में सिलेक्शन मिलेगा, मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। और सीसेट का एग्ज़ाम है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। आइए दोस्तों देखते हैं डिटेल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम जीएस फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पॉइंट नंबर 1 में दोस्तों क्या लिखा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की जानकारी अभ्यर्थी को रखनी चाहिए। दोस्तों इसमें बात की जा रही है करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं होती हो। तो पहला पॉइंट हम देख चुके हैं कि हमें करंट अफेयर्स को पढ़ना है। राष्ट्रीय जो मतलब हमारे देश के स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, कोई नई योजना आ रही है, कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, कोई किसी प्रकार का नया इनिशिएटिव किसी सरकार के द्वारा लिया गया है, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कोई इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रोग्राम चालू किया गया है। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में जो घटनाएं घटित होती हैं आए दिन विश्व में, उन घटनाओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज रहता है। और वेटेज का अलग से हम क्वेश्चन के वेटेज का, नंबर ऑफ क्वेश्चन के वेटेज का वीडियो हम बना देंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि 25 से कम क्वेश्चन नहीं आते हैं करंट अफेयर्स के। आने को तो 40 तक भी पहुँचे हैं किसी एग्ज़ाम में, लेकिन 25 से नीचे नहीं आते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं दोस्तों 150 में से। हाँ तो दोस्तों अब हमने देख लिया कि पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। क्या है दोस्तों? करंट अफेयर्स। अब दोस्तों क्या है दूसरा है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास का दोस्तों मतलब यहाँ पर तीनों पार्ट से है, एंशिएंट पार्ट, मिडाइवल पार्ट और मॉडर्न। यानी कि प्राचीन भारत,
और मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों पार्ट को समझते होंगे, इतिहास के डिवाइडेशन को आप समझते होंगे। तो इसमें लिखा है कि भारत का इतिहास, और इसमें एक पॉइंट अलग से लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है दोस्तों, उस मूवमेंट को इसमें बात की गई है। तो उसको हमें पढ़ना होगा, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक हमारी जो लड़ाई थी, आज़ादी की जो लड़ाई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो हमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तो पढ़ना ही है, लेकिन अलग से फोकस किया गया है भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था, यानी जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, जो आंदोलन था, उसमें जो घटनाएं घटित हुई थी, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पूछा गया और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। जितने क्वेश्चन दोस्तों आपके मेडिवल और एंशिएंट मेडिवल से बनते हैं, उतने अकेले क्वेश्चन दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट से बन जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला करंट अफेयर्स हो गया, दूसरा इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। याद रखना दोस्तों, भारत के इतिहास में तीनों पार्ट आएंगे और भारत और राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से मेंशन किया हुआ है, तो इससे अलग से क्वेश्चन बनते हैं। तो इतिहास का भी वेटेज काफ़ी अच्छा होता है पीसीएस में। और आगे क्या लिखा है इसमें, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों को व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों इतिहास तो हम पढ़ते ही हैं, हर चीज़ पढ़ेंगे उसमें, लेकिन दोस्तों क्या इसमें पॉइंट क्या बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर, यानी कि राजनीतिक पक्षों का मतलब है कि किस तरह से राज्य व्यवस्था चल रही थी, कौन कौन से पद सृजित थे, गुप्त काल से लेके मौर्य काल, हर प्रकार के जो अलग अलग एरा हुए हैं, अलग अलग डायनेस्टी हुई हैं, उनमें क्या क्या राजनीतिक पद थे, क्या क्या राजनीतिक घटनाएं हुई, उस तरह से राजनीतिक बात की जा रही है। और समाज की स्थिति क्या थी और उस समय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी, इस तरह की बात कही गई है। तो उन पर ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा। अलग से मेंशन किया है इसमें कि भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों पर व्यापक जानकारी होनी चाहिए। आगे दोस्तों पॉइंट क्या लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, यानी कि जो नेचर था हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, वो कैसा था और उसकी क्या विशेषताएं हैं, और राष्ट्रवाद का अभ्युदय कैसे हुआ, मतलब राष्ट्रवाद हमारे देश में कैसे पनपा और किस तरह से आगे बढ़ा, और जो हमारा इंडिपेंडेंट जब हुआ, आज़ाद हुए हम जब फ्रीडम हुए अंग्रेज़ों से, तो उस समय की स्थिति क्या थी, उसके बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है। आगे दोस्तों हम दो चीज़ें देख चुके हैं, पहला करंट अफेयर्स, दूसरा भारत का इतिहास। अब हम देखते हैं दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल। बहुत ज़्यादा वेटेज दोस्तों भूगोल का है, इंडियन ज्योग्राफी का और वर्ल्ड ज्योग्राफी का, दोनों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो हमने तीनों पार्ट दो पार्ट डिस्कस किए हैं, तीसरा हम डिस्कस कर रहे हैं भूगोल को। तो करंट अफेयर्स हो गया और अपना इतिहास हो गया और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा इसका वेटेज भी रहता है। तो भारत के इतिहास में, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ल्ड की जो मैपिंग है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं और पीसीएस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। अभी तक तीनों पार्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाले हैं, अगर इन पर आपकी पकड़ नहीं है मजबूत तो आप पीसीएस को भूल जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज इन तीनों का है। अगर एवरेज ही इनका मान लीजिए तो 25-25 क्वेश्चन मान लीजिए। तो भारत एवं विश्व का भूगोल काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है। इसमें दोस्तों क्या लिखा है इसमें कि भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी की परख होनी चाहिए। विश्व भूगोल में सामान्य जानकारी की परख होनी चाहिए। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये है जियोग्राफी का जो हमारा सेगमेंट है पीसीएस के प्री एग्ज़ाम के अंतर्गत।
तो हमने 3 मेजर सेगमेंट देखे, पहला करंट अफेयर्स, दूसरा भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, और तीसरा भारत एवं विश्व का भूगोल। काफ़ी ज़्यादा वेटेज इनका रहता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इनसे। अब चौथे नंबर पर दोस्तों आता है हमारा पॉलिटी। दोस्तों नंबर 4 पर है भारतीय राजनीति एवं शासन, भारतीय संविधान। तो पॉलिटी का सेक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं और कई बार सरल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आपने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आगे इसमें क्या लिखा है, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था और लोकनीति, आधिकारिक मुद्दे आदि। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे। दोस्तों ये है पॉलिटी का सेगमेंट, पॉलिटी। तो भारतीय राजनीति एवं शासन और संविधान, तो ये पॉलिटी का सेक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद है इकोनॉमी का सेक्शन, ये है इकोनॉमी का, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें दोस्तों सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय और सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। यानी जो जनसंख्या से संबंधित जो मुद्दे हैं और पर्यावरण तथा नगरीकरण से जो संबंधित जो मुद्दे हैं, उन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे जाएंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं, सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि और जनसांख्यिकीय। तो अब देखते हैं पर्यावरण का। अब है दोस्तों ये नंबर 6 देखते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संबंधी सामान्य विषय। यानी कि इकोलॉजी के सेक्शन से, एनवायरनमेंट के सेक्शन से कौन कौन से कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसमें ये लिखा है, डिटेल सिलेबस उसका ये है। तो इसमें क्या है, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है। यानी इसमें कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको सामान्य जानकारी एनवायरनमेंट के बारे में होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में होनी चाहिए और क्लाइमेट चेंज के बारे में होनी चाहिए। तो आपको एनवायरनमेंट का बेसिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बेसिक समझ होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब है दोस्तों सेगमेंट नंबर 7, ये है क्या, सामान्य विज्ञान का। तो सामान्य विज्ञान में दोस्तों आपके वही 3 पार्ट्स हो गए, जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। अगर इन तीनों में बात की जाए तो बायोलॉजी के सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और प्लांट किंगडम होता है, यानी कि पादप जो विज्ञान है, उससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यानी बायोलॉजी के सेक्शन से आपके क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, बायोलॉजी और बॉटनी से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इसमें दोस्तों यही बात लिखी है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषय सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे। यानी विज्ञान की जो सामान्य प्रश्न होंगे, दिनचर्या से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं कई बार फिजिक्स के, और जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, की जा सकती है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न होंगे जिसकी जो पढ़ा लिखा है किसी भी व्यक्ति से उसकी अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों पर विशेष अध्ययन नहीं किया है। मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि विज्ञान में ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी विशेषज्ञ नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं तो आप सवाल को हल कर ले जाएंगे। और अगर 8वें नंबर की सेक्शन की बात करें तो दोस्तों यूपी स्पेशल का सेगमेंट आता है, यूपी स्पेशल का। यूपी की जीके जो होती है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे यूपी जीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक बात और दोस्तों, जितना भी यहाँ पर आपने देखा ये सेगमेंट, इन सभी में दोस्तों आपको यूपी से जोड़कर पढ़ना होगा, क्योंकि यूपी से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री भी आपको यूपी से जोड़कर पढ़नी होगी। यानी यूपी के क्वेश्चन आपके इसमें ज़रूर विशेष महत्व दिया जाएगा, चाहे भूगोल की बात हो या फिर राजनीति की बात हो या फिर
आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बात हो, और चाहे इकोलॉजी की बात हो, और फिर चाहे सामान्य विज्ञान की बात हो, इन सबको यूपी की नज़र से देखना ज़रूरी है। हालांकि सामान्य विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब विज्ञान में ऐसा क्या यूपी की नज़र से देखेंगे, विज्ञान तो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। तो ये था दोस्तों जीएस 1 का जो जीएस का पेपर होगा, यानी कि जिसके मार्क्स के बेस पर आपको मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा, वो ये था। अब हम दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं इसको कौन कौन से सेगमेंट थे। तो पहले नंबर पर दोस्तों करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा, इतिहास को पढ़ना होगा, भूगोल को पढ़ना होगा और पॉलिटी। ये 4 विषय बहुत मेजर हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद इकोनॉमी हो गया, इकोलॉजी हो गया और साइंस हो गया। इसके बाद आगे यूपी का स्पेशल जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, 5 6 3 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये है जीएस का पूरा दोस्तों सेगमेंट। अब हम बात करते हैं सीसेट के पेपर की। सेम डे पे दोस्तों पेपर होंगे आपके, अगली शिफ्ट में सीसेट का होगा। अब देखते हैं सीसेट का। दोस्तों सीसेट का पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर है। इसके मार्क्स को आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो मेरिट बनाई जाती है उसमें जोड़ा नहीं जाता है। इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। अगर आप 33% मार्क्स लाते हैं तो फिर आप सीसेट में पास हो चुके हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले मेजर देख लेते हैं, मेजर से जो टॉप सेगमेंट है उसको देख लेते हैं, फिर डिटेल में भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन, विस्तारीकरण। दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन का चैप्टर्स में जोड़ा गया है। ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप सॉल्व भी करेंगे और इससे स्कोर भी करेंगे। आगे है दोस्तों अंतर्व्यक्तिक क्षमता, और जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित है, यानी दोस्तों इंटरपर्सनल स्किल, और जिसमें कम्युनिकेशन की बातचीत में कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें इंक्लूड है। यानी जो इंटरपर्सनल स्किल होती है, बातचीत करने का और संवाद करने का जो एक तरीका होता है, उससे जुड़ा हुआ जो कौशल है, वो इंटरपर्सनल स्किल है जो उसके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको यहाँ पर समझ सकते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, ये रीजनिंग के चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। और निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, ये दोस्तों रीजनिंग के चैप्टर हो गए। और आगे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और सांख्यिकीय गणित की बात की जा रही है दोस्तों। और इसमें आगे क्या है, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की, यानी कि 10वीं कक्षा तक की सामान्य जो इंग्लिश होती है, आपको ग्रामर वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। और हाई स्कूल स्तर की ही सामान्य हिंदी की बात भी की गई है इसमें। और इसमें दोस्तों इतने सारे सेक्शन हैं इसमें। कॉम्प्रीहेंशन हो गया, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन हो गया, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता हो गई, यानी रीजनिंग के चैप्टर हो गई, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान हो गया, और गणित हो गई, इंग्लिश हो गई और हिंदी हो गया। अब दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं मैथ के सिलेबस को, फिर हम इंग्लिश की देखेंगे और हिंदी की। दोस्तों हाई स्कूल तक की जो प्रारंभिक गणित होती है उसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं अंक गणित। दोस्तों अर्थमेटिक में दोस्तों आपकी ये संख्या पद्धति वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आप और टॉपिक लिखे हुए हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे आपके संख्या पद्धति से, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है या बनते भी हैं। आगे दूसरा चैप्टर क्या है, औसत हो गया, एवरेज, अनुपात समानुपात हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और प्रतिशत हो गया, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ हानि, इंटरेस्ट हो गए, साधारण और चक्रवृद्धि इंटरेस्ट, काम और समय यानी कार्य और समय, आपने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व किए होंगे। कार्य व समय की मैथ में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे अगर आपने वनडे एग्ज़ाम कभी दिया होगा। कार्य व समय, चाल, समय एवं दूरी, ये दोस्तों अर्थमेटिक के चैप्टर थे। अब इसमें बीजगणित के भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, रेखागणित की भी संभावना रहती है और सांख्यिकी से संभावना रहती है। तो मैथ में आपको हमने दिखा दिया। जो दोस्तों इस सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, बीजगणित और रेखागणित से क्वेश्चन कम ही बनते हैं, सांख्यिकी से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। तो ये था दोस्तों मैथ का। अभी हम सीसेट देख रहे हैं इसमें दोस्तों, ये तो हमने देख ही लिया, ये भी देख लिया, और ये रीजनिंग के 2 चैप्टर हैं और ये हमने गणित देख लिया। अब हम 2 और देखेंगे, क्या, अंग्रेजी और हिंदी के सिलेबस को और देखेंगे डिटेल में। ये है दोस्तों इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश अप टू क्लास 10th लेवल।
10वीं लेवल तक की हमें सामान्य अंग्रेजी की आवश्यकता होती है। कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब दोस्तों नॉर्मल सा, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा अपने स्कूल के समय में, तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं, आप इजीली इसको पास कर जाएंगे। हिंदी से पास कर लेंगे आप, हिंदी और इंग्लिश को मिला के आराम से पास कर लेंगे। 20 कम से कम 20 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। तो यही क्वेश्चन थे, 35 के आसपास क्वेश्चन यही बन गए। मैथ से, रीजनिंग से, संप्रेषण से, तो इस तरह से। हाँ, इसके बाद क्या है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन, और पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड एंड मीनिंग्स, वोकैबुलरी एंड यूजेस, ईडियम एंड फ्रेजेस, और फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों आप देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। सेंटेंस को अरेंज करने के लिए आता है, कभी कभी नेगेटिव से एक्टिव बनवाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनवाता है, कभी पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव करवाता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनवाता है। और ये नरेशन के हो गए, पंचुएशन एंड स्पेलिंग हो गई दोस्तों, और वर्ड मीनिंग हो गई, वर्ड्स एंड मीनिंग्स हो गई, और वोकैबुलरी हो गई, यूजेस, और इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो ये इंग्लिश का दोस्तों हमारा सिलेबस है जो डिटेल में आपको दिखाया गया है, आपको ये पढ़ना है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं हिंदी की। तो आपको हिंदी भी हाई स्कूल स्तर तक की ही पढ़नी है। हिंदी वर्णमाला हो गई, विराम चिन्ह हो गए, शब्द रचना, वाक्य रचना, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, यानी जो व्याकरण के जो सेगमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, यानी कि जो विदेशज शब्द होते हैं उनके बारे में, देशज शब्द होते हैं, तद्भव तत्सम होते हैं। बर्तनी की बात दोस्तों की जा रही है यहाँ पे, बर्तनी, और अर्थबोध, हिंदी भाषा में के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारे हिंदी का सिलेबस। हिंदी वर्णमाला हो गई, शब्द रचना, शब्द रूप, और यहाँ विराम चिन्ह हो गया, वाक्य रचना, संधि, समास, क्रियाएं, और अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर बर्तनी हो गई, अर्थबोध हो गया दोस्तों, हिंदी भाषा में प्रयोग की जाने वाली अशुद्धियाँ, और उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ। तो दोस्तों हमने डिटेल में जो पीसीएस का प्री का सिलेबस है उसको हमने देख लिया है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी, अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसकी रणनीति के बारे में। दोस्तों यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम जो अभी 2024 में होने वाला है उसको लेकर अभी संशय बना हुआ है, तो अभी उसका हो सकता है एग्ज़ाम 2024 का है जो आगे बढ़ सकता है। तो आपकी जो 25 का एग्ज़ाम होगा वो भी थोड़ा लेट हो सकता है, जितना लेट होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगी। तो दोस्तों एग्ज़ाम तो होना ही है, जब भी होगा तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको ये देखना है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग करिए, और प्री और मेंस दोनों का भी पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले आप मेंस को ड्रॉप कर दीजिए। आप मेंस को 2 महीने पहले ड्रॉप कर दीजिए, और इसके बाद पूरा फोकस प्री पर लगा दीजिए जब एग्ज़ाम के 2 महीने रहें। अगर आप अभी कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में मेंस की तैयारी भी साथ में की जाती है। अगर फाउंडेशन बैच लिए हैं तो मेंस की तैयारी भी साथ में आपकी हो रही होगी। तो मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स होने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। आप सबसे बड़ी गलती करेंगे अगर प्रीलिम्स होने के बाद मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मेंस की प्रैक्टिस साथ में करते जाइए। दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। आपको एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का नहीं पढ़ना तो कुछ सब्जेक्ट के पढ़ लीजिए, जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई। साइंस वगैरह के अगर पढ़ना है तो ठीक, नहीं तो आप नोट्स तैयार कर सकते हैं साइंस के। अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके साथ जो आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो की जा रही है उसको आप पढ़िए। लेकिन एक बार कम से कम, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार एनसीईआरटी, कम से कम 3 सब्जेक्ट पर एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये हम बताना चाहूँगा कि अभी काफ़ी समय आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप एक बार, और कोई स्टैंडर्ड बुक को एक बार स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लीजिए, और जो आपकी कोचिंग के नोट्स हैं उसको पढ़ लीजिए। इसको आप पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट बना सकें।
और अगर आप कोचिंग नहीं करते, सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर स्टडी करते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी आपकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िए, एक बार स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। और प्रीलिम्स के लिए आप शॉर्ट नोट बनाइए, जो कि जब आप प्रीलिम्स देने के लिए तैयार होंगे तब आपको कम समय में रिवीजन करने का अच्छे से प्रभावित कर सकेंगे अपनी तैयारी को। क्योंकि अगर आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं दोस्तों आखिरी के समय में रिवीजन के लिए। तो आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते रहिए और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए हर सब्जेक्ट के। और करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करना है आपको दोस्तों। करंट अफेयर्स कम से कम 1 साल का तो आपके पास होना ही चाहिए, और 1 साल का आपके पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 6 माह का करंट अफेयर्स, आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए 6 महीने का, और कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको तैयार होना चाहिए। तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। अगर डेली बेसिस पर कोई क्लास लगाता है, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है। अदरवाइज़ अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप मंथली मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मंथली मैगज़ीन नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स को पढ़िए और नोट्स बनाइए। और एक बात और कहूँगा कि अगर आप डेली नहीं करना चाहते तो मंथली मैगज़ीन ज़रूर पढ़िए। अगर आप मंथली मैगज़ीन भी नहीं पढ़ते हैं तो वही फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आपको आखिरी में बहुत सारा कंटेंट आपके पास होगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई बुक आती है करंट अफेयर्स की, जो पूरे ईयर की बुक होगी, उसको फिर आपको दोहराना पड़ेगा बार बार। तो उससे अच्छा ये रहेगा कि आप डे वाइज उसको करते रहिए। अगर डे वाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम मंथली तो उसको करिए। और करंट अफेयर्स के नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आखिरी में आप देखेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आप खोजेंगे कि हमें कहाँ से करंट पढ़ें, आप तो सब भूल चुके हैं, क्योंकि 1 साल का याद नहीं रहता है इतना। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस करना है, मैंने जो बताया उसको आप फॉलो करना है। तो ये थी स्ट्रेटजी, इतनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी थी आपके सामने मैंने पेश की, और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और एक बात का याद रखना दोस्तों, आपको बीच में कोई भी वनडे एग्ज़ाम नहीं देना है। याद रखना, सबसे बड़ी गलती दोस्तों लोग यही करते हैं कि हर एग्ज़ाम को देने लगते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आपने इस बात को अगर आज नोट नहीं किया तो आप पछताएंगे और मेरी बात को हमेशा याद रखेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आपका ड्रीम यूपीपीसीएस एग्ज़ाम है, आपको एसडीएम बनना है, आपको डीएसपी बनना है यूपी में, तो आपको अपने एग्ज़ाम देने तक कोई भी वनडे एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम नहीं देना है। मुझे पता है दोस्तों, मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, फिर पछतावा भी होता है दोस्तों। अब अगर आप वनडे एग्ज़ाम देने लगेंगे तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा पूरा सिस्टम, और आप बिल्कुल फिर फोकस नहीं कर पाए एक जगह पर कहीं भी। कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर बीच में आप देंगे तो कम से कम 1 महीना पहले से उसके लिए पढ़ने लगेंगे। 1 महीने तक सब बर्बाद हो जाएगा। 15 दिन पहले, 15 दिन बाद पेपर के कोई नहीं पढ़ता, मुझे पता है दोस्तों। तो आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों आपको वनडे एग्ज़ाम बिल्कुल कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देनी है। आपको सीधे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 2025 में अगर टारगेट कर रहे हैं तो दीजिए, और अगर आगे की भविष्य में देने का विचार है तो आप आगे भी इसको दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने दोस्तों सिलेबस देखा पूरा, प्री का, मेंस का दोस्तों पूरा हमने सिलेबस देखा, इसमें डिटेल में एनालिसिस भी किया दोस्तों, आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा भी की। और इम्पोर्टेंट दोस्तों बातों से, अगर आपको इम्पोर्टेंट बातें आपको तक पहुंचानी है हमें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमारी अपडेट जो भी होगी आप तक पहुंचती रहेगी। और उसको जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑन कर सकते हैं आप। धन्यवाद।